मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.1 शुरू करेंगे। मॉड्यूल 6.1 में हम कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हमने पहले भी देखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले वीक में भी हमने पढ़ा है, पिछले वीक में भी जब हमने वेरियस एलटीआई सिस्टम्स के बारे में देखा था, स्पेशली उनका एलसीसीडीई रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें भी हमने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के बारे में देखा था। तो जो पिछले वीक में हमने देखा वो हमने देखा कि अगर आपका एक सिस्टम अगर एलसीसीडीई के द्वारा अगर रिप्रेजेंटेड किया गया है, एलसीसीडी यानी लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका आप टाइम डोमेन जो सॉल्यूशन है उसको आप कॉन्वोल्यूशन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लिखते हैं आउटपुट y of t is equal to x of t convolved with h of t। तो x of t जो है वो है आपके सिस्टम का इनपुट और h of t है वो आपके सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि ये रिजल्ट LCCD सिस्टम्स के लिए कहाँ से आता है। आज हम देखेंगे कि एक जनरल LTI सिस्टम के लिए जो LCCD के द्वारा रिप्रेजेंटेड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी LTI सिस्टम हो उसे आप इस कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल के माध्यम से आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल क्या होता है, इसे हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो ये हमने डिराइव किया था कि पहले हमने LCCD को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन लिखा उसका, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका रिप्रेजेंटेशन जब हमने लिखा तो हमारे पास आया आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन h ऑफ ओमेगा, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है सिस्टम का वो उसके इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सबसे खास बात होती है LCCD की, और ना कि सिर्फ LCCD की बट किसी भी जनरल LTI सिस्टम के लिए भी। तो आइए देखते हैं ये रिजल्ट हम LTI सिस्टम्स के लिए इन जनरल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो होता है सिस्टम का आउटपुट व्हेन द इनपुट इज अ डेल्टा फंक्शन। तो आप अगर सिस्टम में अगर डेल्टा फंक्शन अगर इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट आएगा h ऑफ t। तो देखते हैं कि ये कैसे आता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इंटीग्रल को कंसिडर करते हैं जो कि है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले x ऑफ टाउ को प्लॉट करते हैं। तो वैसे तो हमारा x जो है वो t डोमेन में दिया हुआ है, लेकिन हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे x ऑफ टाउ। तो x ऑफ टाउ सपोज कोई भी आर्बिट्ररी जनरल फंक्शन अगर हम लेते हैं, और जो डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ है वो होगा सपोज यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट t। सो ये हमें कैसे आया, तो डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ जो है वो 0 होगा व्हेनेवर t माइनस टाउ इज नॉन जीरो। तो जब t और टाउ जब अनइक्वल हैं तो ये डेल्टा फंक्शन 0 होगा, एंड व्हेन t इज इक्वल टू टाउ ओनली देन इस फंक्शन की कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी। इसीलिए ये टाउ एक्सिस में t पॉइंट पे हमने ये डेल्टा फंक्शन बनाया है और उसको इस एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम अगर इस x ऑफ टाउ को और इस
डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है। अब पहली बात तो ये है कि इस टाइम t के अलावा हर टाउ पॉइंट पे हमारा जो डेल्टा फंक्शन है वो 0 है, यानी कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो सिर्फ हमें इस रेंज पे इंटीग्रेट करने से आ जाएगी। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम आपको याद दिलाते हैं कि जो डेल्टा फंक्शन था उसे हम लिखते थे लिमिट ऑफ कैपिटल डेल्टा गोइंग टू 0 डेल्टा ऑफ सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा ऑफ t। तो ये वाला फंक्शन कैसा था, तो हम अगर ये t एक्सिस बनाएं और यहाँ पे डेल्टा ऑफ कैपिटल डेल्टा ऑफ t ड्रॉ करें तो ये एक रेक्टेंगुलर पल्स था जो कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था, जिसका एक्सटेंट था डेल्टा और जिसकी हाइट थी 1 बाई डेल्टा, सो दैट द एरिया अंडर कर्व वाज इक्वल टू यूनिटी। तो अभी हम इसे वैसे ही अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम बना सकते हैं एक छोटा सा एक रेक्टेंगल जो कि t प्लस डेल्टा t से t प्लस कैपिटल डेल्टा तक जाता है और जिसकी हाइट है 1 बाई डेल्टा। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डेल्टा सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा t माइनस टाउ डी टाउ, लेकिन हमें यहाँ पे लिमिट कैपिटल डेल्टा गोइंग टू 0 भी लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें तो इस इंटीग्रल में हमारा लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो ये कैपिटल ये जो हमारा जो डेल्टा फंक्शन है डेल्टा फंक्शन विद सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा, ये सिर्फ टाउ इक्वल टू t से t प्लस कैपिटल डेल्टा तक ही नॉन जीरो है। यानी कि इस इंटीग्रल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, हम इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा t टू t प्लस कैपिटल डेल्टा x ऑफ टाउ। और अब जो ये हमारा डेल्टा फंक्शन है डेल्टा सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा, ये फंक्शन इस टाइम रेंज पे t से लेके t प्लस कैपिटल डेल्टा के टाइम रेंज पे इसकी जो हाइट है वो है 1 बाई कैपिटल डेल्टा, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फिर हमारा आ जाएगा इंटू 1 बाई कैपिटल डेल्टा डी टाउ। और क्योंकि ये जो कैपिटल डेल्टा है वो टाउ पे डिपेंड नहीं करता है तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हैं। सो दिस इज लिमिट ऑफ डेल्टा गोइंग टू 0 इंटीग्रेशन t से t प्लस डेल्टा x ऑफ टाउ डी टाउ डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो अभी अगर आप इस इंटीग्रल को या इस लिमिट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वापस से 0 बाई 0 के फॉर्म में आ गई है। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा जब 0 होता है तो ये कैपिटल डेल्टा डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी लिमिट्स हैं दैट विल बी फ्रॉम t टू t। तो अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर किसी भी इंटीग्रल की सेम है तो ऑब्वियसली उसका जो इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो इंटीग्रल है इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक सिंपल तरीका है जो शायद इतना मैथमेटिकली रिगरस नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है एक्स ऑफ टाउ ओवर डी टाउ फ्रॉम t टू t प्लस कैपिटल डेल्टा, तो जब हमारा कैपिटल डेल्टा जब बहुत छोटा जब हो जाता है तो तब ये x ऑफ टाउ का जो वेरिएशन है ओवर दैट रेंज विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो उस छोटे रेंज पे हम ये लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा गोइंग टू 0 x ऑफ t इंटू डेल्टा बाई डेल्टा। ये स्टेप अगेन मैं बता दूं ये शायद मैथमेटिकली इतना रिगरस नहीं है बट समझने के हिसाब से हमारे पर्पस के लिए ये सफिशिएंट है। आप इसी सेम डेरिवेशन को और भी रिगरस वे में कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये डेल्टा हमारा कैंसिल हो गया और हमारा बचता है सिर्फ x ऑफ t।
यानी कि हमें मिला एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट जो कि है x ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। अब ये जो हमारा रिजल्ट है, अभी हमने x ऑफ t को डेल्टा फंक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। अभी देखते हैं कि इससे हम LTI सिस्टम का रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो जो LTI सिस्टम होता है, सपोज हम उसे एक पर्टिकुलर सिंबल के माध्यम से हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं और हम अगर लिखते हैं दैट आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम y of t is equal to ऑपरेटर एक्टिंग ओवर x of t। तो वैसे इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑपरेटर कहते हैं, बट आपको वो ऑपरेटर का मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बस इतना समझना जरूरी है कि इस नोटेशन का मतलब ये है कि मैं इस LTI सिस्टम जिसको मैंने ये L के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है, इस LTI सिस्टम में मैं x ऑफ t इनपुट दे रहा हूं और उसका जो आउटपुट आ रहा है वो y ऑफ t आ रहा है। इस नोटेशन का बस इतना ही मतलब है। तो अभी हमने x ऑफ t को इस इंटीग्रल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है और अभी इसको हम यहां पे इस L के अंदर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम अगर उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है y ऑफ t इज इक्वल टू दैट सिस्टम applied over minus infinity to plus infinity x of tau delta of t minus tau d tau। तो यहां पे अब क्योंकि हमारा जो LTI सिस्टम है वो लीनियर है, L का मतलब होता है लीनियर, तो क्योंकि वो हमारा सिस्टम लीनियर है तो इस ऑपरेटर को हम अब इस इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं। अगर हमारा ऑपरेटर नॉन लीनियर हो तो हम उसे अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये ऑपरेटर लीनियर है तो उसको हम इस सबस्क्रिप्ट के हम इस इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं। तो अभी हमने लिखा x ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो अभी जो हमारा ये जो ऑपरेटर है L, ये t पे वर्क करता है, लेकिन हमारा जो ये x ऑफ टाउ है ये तो टाउ डोमेन में है, तो उस वजह से इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग ये जो x ऑफ टाउ है ये लाइक अ कांस्टेंट है। तो इसी के लिए अब हम इस x ऑफ टाउ को भी इस ऑपरेटर के बाहर ले जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ operator operating on delta of t minus tau d tau। अब यहां पे देखिए क्या होता है, हमारा जो ये डेल्टा फंक्शन है अगर हम इसे t के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये सिर्फ एक शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन है बाई एन अमाउंट टाउ। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये LTI सिस्टम का ऑपरेटर है ये टाइम t पे वर्क करता है। तो अभी हमें पता है कि इस LTI सिस्टम में अगर हम इनपुट अगर डेल्टा ऑफ t देते हैं तो हमारा आउटपुट जो आता है वो होता है h ऑफ t। h ऑफ t को कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब क्योंकि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी है, तो टाइम इनवेरिएंस का मतलब क्या है कि हम अगर इनपुट को शिफ्ट करते हैं बाय सम अमाउंट ऑफ टाइम तो हमारे आउटपुट में बस इतनी तब्दीली होगी कि वो आउटपुट भी उतने ही टाइम के लिए शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि बिकॉज दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम डेल्टा ऑफ t माइनस टाउ अगर इनपुट दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट होगा h ऑफ t माइनस टाउ। तो यानी कि अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ।
तो ये जो हमारा जो इंटीग्रल है ये है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जिसे हम किसी भी जनरल एलटीआई सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा इस पूरे डेरिवेशन में जो कि हमने आज किया है, वहां पे हमने कहीं भी एज्यूम नहीं किया है कि सिस्टम हमारा एलसीसीडी है या किसी और वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस मॉड्यूल में हमने सिर्फ और सिर्फ दो चीजें एज्यूम की है, पहला दैट द सिस्टम इज लीनियर और दूसरा दैट द सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। तो आप अगर इन दो चीजों को अगर एज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो आ रहा है एज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एंड एच। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आप इसे एच ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एक्स ऑफ टी भी लिख सकते हैं, आपका सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सवाल है कि इस इंटीग्रल को कैलकुलेट या कंप्यूट कैसे किया जाए। तो आगे के मॉड्यूल्स में हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखेंगे उसके लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ देखते हैं कि इसका जनरल फिलॉसफी क्या है इसको कंप्यूट करने का। तो हम अगर ये इंटीग्रल लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t, that is written as integral minus infinity to plus infinity x of tau h of t minus tau d tau। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे जो ओरिजिनल जो फंक्शन है x, h और y ये सारे t के रेस्पेक्ट में डिफाइंड हैं, लेकिन ये जो इंटीग्रल है यहाँ पे इंटीग्रल हम टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर दो चार अगर एग्जांपल्स ध्यान से अगर देख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं x ऑफ t एंड h ऑफ t। सपोज ये t है, ये x ऑफ t है, सपोज दिस इज सम आर्बिट्ररी फंक्शन, और सपोज हमारा ये h है। h को हम आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। h को सपोज हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑल्दो हमने ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया हुआ है, लेकिन ये जो जनरल कॉन्सेप्ट है ये किसी भी एग्जाम्पल के लिए वर्क करेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, कि सबसे पहले ये जो वेरिएबल है t, इस वेरिएबल t को आपको टाउ में कन्वर्ट करना है। तो आइए अब हम इस t को मिटा देते हैं और t की जगह पे हम फिर टाउ लिखेंगे। तो यहाँ पे है टाउ और यहाँ पे भी है x ऑफ टाउ एंड टाउ। तो यहाँ पे हमने हमारे पास इनिशियली जो t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो डिफाइन था, अब सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज करके टाउ लिख दिया है। तो अब इस इंटीग्रल में हमारे पास x ऑफ टाउ है, तो x ऑफ टाउ को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन h ऑफ टाउ की जगह हमारे पास है h ऑफ t माइनस टाउ। तो h ऑफ t माइनस टाउ कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल हम अगर मान लेते हैं दैट t इज इक्वल टू 2, तो अब हम ड्रॉ करेंगे टाउ एक्सिस पे h ऑफ 2 माइनस टाउ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सपोज h प्राइम ऑफ टाउ। यहाँ पे ध्यान रखिए जो प्राइम हमने लिखा है ये डेरिवेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइम है, मतलब ये एक दूसरा फंक्शन है, दैट्स ऑल। इसका पास नोटेशन है वो, इसको आप डिफरेंशिएशन के टर्म्स में मत समझिएगा। तो अब इस फंक्शन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए जैसा हमने पहले देखा था, एक सिंपल ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक को समझना भी जरूरी है कि वो ट्रिक कहाँ से आती है। तो ये अब जो 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? इस 0 पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है यहां पे आप टाउ इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा h ऑफ 2, यानी कि h प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 2। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्राफ में h ऑफ 2 जो यहाँ पे है दैट इज इक्वल टू 0।
तो h ऑफ 0 पे ये जो हमारा फंक्शन है वो 0 है। अब देखते हैं कि h प्राइम ऑफ 1 क्या होता है। तो h प्राइम ऑफ 1 विल बी इक्वल टू h ऑफ 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू h ऑफ 1, और h ऑफ 1 कितना है वो है यहाँ पे। सपोज मान लीजिए कि ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है सपोज 1.5, तो हमारा h ऑफ 1 जो है वो है 1.5। तो दिस इज h ऑफ 1 और ये आ गया 1.5। फिर h प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू h ऑफ 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू h ऑफ 0, जो कि अब हम यहाँ इस ग्राफ से देख सकते हैं कि h ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जो 2 है यहाँ पे h इज इक्वल टू 1। तो अब इंट्यूटिवली हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो हमारा फिगर है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। पहले तो हमारा जो ये फिगर है ये ओरिजिन के अराउंड टाइम एक्सिस में फ्लिप हो गया है, और फ्लिप होने के बाद में ये शिफ्ट भी हो गया है। तो हम अगर इस सिग्नल को अगर फ्लिप करते हैं और फ्लिप करने से क्या होता है कि h ऑफ टाउ जो है वो h ऑफ माइनस टाउ हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी माइनस टाउ है। तो हम इसे अगर फ्लिप करेंगे तो ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1 0। अब इस फ्लिप करने के बाद में आप इसे अगर 2 टाइम यूनिट से आप अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि जो -1 है वो 2 टाइम यूनिट से शिफ्ट करने के बाद में 1 पे आ जाता है, और जो 0 है वो 2 टाइम यूनिट से शिफ्ट करने के बाद में 2 पे आ जाता है। तो यानी कि आपका जो h ऑफ टाउ दिया हुआ है आप उसे पहले फ्लिप कीजिए इस ओरिजिन के अलावा, फिर t टाइम यूनिट से आप उसे अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा h ऑफ t माइनस टाउ। यानी कि मैं अगर यहां पे अगर ड्रॉ करूं तो h ऑफ t माइनस टाउ कुछ ऐसा होगा। ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी t -1 एंड दिस पॉइंट विल बी t, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। तो सपोज अब हमारा x ऑफ t कुछ इस तरीके से है, तो अब आप x ऑफ टाउ को और h ऑफ t माइनस टाउ को, ये जो है ये हमारा h ऑफ t माइनस टाउ है, अब आप x ऑफ टाउ और h ऑफ t माइनस टाउ को आसानी से मल्टीप्लाई करके -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये सिर्फ t-1 से t तक नॉन जीरो रहेगा और उसके बाद में 0 रहेगा। तो अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम इसके कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।